हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रत्यक्ष ग्रामर विंडो। और आज मैं बेहद महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं और वीडियो का टॉपिक है कि हम प्राइवेट स्कूल में टीचिंग के लिए इंटरव्यू देने जाएं तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो करना तो वो चाहिए दोस्तों, जिस पर्पज़ के लिए हम गए हैं वो सिद्ध हो जाएं, क्योंकि हम सब जानते हैं बेरोजगारी के कारण आज बेरोजगारों की इतनी लंबी लाइन है। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट प्लेटफॉर्म, प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट फर्म्स में बेरोजगारों की लंबी कतार लगी रहती है एक रिक्वायरमेंट निकलने पर ही। तो हर कोई ड्रीम लिए होता है अपने अंदर कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, मेरा सिलेक्शन हो जाए। बट फ्रेंड्स, मैं केवल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात करने जा रहा हूं, जहां हम टीचिंग के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और क्या चीज़ें नहीं अपनानी चाहिए हमें, जो हमें निगेटिविटी की ओर ले जाएं। हमें पॉजिटिव वे में काम करना है और ये पक्का टारगेट बनाना है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए उस पोस्ट पर, क्योंकि इट इज़ सो डिफ़िकल्ट एट दिस टाइम टू फाइंड आउट द प्राइवेट जॉब ऑल्सो। यू नो द कंडीशन, we know the condition of our country at this time, because कोविड-19 ने इतना प्रभावित कर दिया है लोगों को, सारे व्यवसायों को, जिससे बेरोजगारी बढ़ गई है और पढ़े लिखे युवा युवतियां इधर उधर भटक रहे हैं नौकरी की तलाश में। यहाँ तक कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी जॉब पाना बड़ा कठिन हो गया है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आपको कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जब हम टीचिंग के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो फर्स्ट और सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान देने लायक मैं बता रहा हूँ वो ये है कि आप अपना जितनी आपने एजुकेशन गेन की है, जो आपकी एलिजिबिलिटी है, उसका आप एक अच्छे तरीके से डाटा बनाएं, बायोडाटा अपना तैयार कराएं। और दोस्तों, एक बात बिल्कुल ना भूलें आप, जो आपको उस रिक्वायरमेंट की जो जानकारी मिली है उसका सोर्स क्या रहा है, आप अपनी एप्लीकेशन में उस सोर्स को राइट करना ना भूलें। भले जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको न्यूज़पेपर में ऐड निकला था किसी इंस्टीट्यूशन में टीचर्स का, तो वहाँ उस आप एडवर्टाइजमेंट को शो करेंगे कि मैंने यहाँ से इसको रीड किया है और इसके बाद मैं अपना आवेदन यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ, अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर रहा हूँ। उसके बाद व्हेन यू फेस द इंटरव्यू देखिए दोस्तों, आप हैंड राइटिंग में अपनी एप्लीकेशन अवश्य लेकर जाएं। इसका मेन रीज़न ये होता है क्योंकि हम कंप्यूटर के माध्यम से जो अपना डाटा बनवाते हैं उसमें हमारी हैंड राइटिंग, जो राइटिंग एबिलिटी का पता नहीं चलता, और मैनेजमेंट या जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन होता है इंस्टीट्यूशन का, वो देखना चाहता है कि जो कैंडिडेट टीचिंग के लिए आए हैं उनकी हैंड राइटिंग स्किल क्या है, कैसा राइटिंग लिखते हैं वो। इसलिए आप अपनी हैंड राइटिंग में वो डाटा के साथ एक एप्लीकेशन लेकर जाएं। कुछ इंस्टीट्यूशन तो ऐसे होते हैं कि जब हम बायोडाटा अपना सबमिट करते हैं तो उसके बाद कैंडिडेट से हैंड राइटिंग में एप्लीकेशन राइट कराते हैं, तो हमें ऑलरेडी तैयार रखना चाहिए ताकि हमें वहाँ कोई विलम्ब ना हो और अपनी एप्लीकेशन को हम आसानी से सबमिट कर दें। उसके बाद जब हम इंटरव्यू को फेस करते हैं दोस्तों, तो इंटरव्यू को फेस करते समय जब मान लीजिए हमें डेट मिली है डाटा सबमिट करने के बाद कि इस डेट में आपका इंटरव्यू होगा और आप आ जाना, तो फर्स्ट थिंग टू लर्न व्हेन वी फेस द इंटरव्यू, तो काइंडली चेकअप योर पर्सनालिटी योरसेल्फ एट योर होम बिफोर गो टू द इंस्टीट्यूशन फॉर इंटरव्यू। बिकॉज आपकी पर्सनालिटी, जिस पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू देने के लिए चले हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी पर्सनालिटी वेल डेवलप्ड होनी चाहिए। वहाँ पर जो भी इंटरव्यू में जो कैंडिडेट बैठे होंगे, जो ऑफिसर्स बैठे होंगे, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉमन सेंस, ये सारी चीज़ें चेक करने वाले भी उन लोगों में होते हैं। आप टीचिंग के लिए चले हैं तो टीचर जैसे लगते आपका हेयर स्टाइल क्या है, आपका जो ड्रेसअप है वो कैसा है, वो वेल ड्रेसअप होना चाहिए टीचर की पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग। ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट, व्हेन दे आस्क एनी क्वेश्चन टू द कैंडिडेट, जब इंटरव्यू टीम कैंडिडेट से कोई भी क्वेश्चन पुट अप करती है तो उस क्वेश्चन का आंसर विद कॉन्फिडेंट आपको देना चाहिए। यदि आपकी नॉलेज में उस क्वेश्चन का आंसर नहीं है तो आप लपाट कर कोई इधर उधर की बात बताने की कोशिश ना करें। इट विल बी द वीकनेस ड्यू टू द इंटरव्यू ऑफ अ कैंडिडेट हु इज कमिंग टू फेस द इंटरव्यू। तो ये वीकनेस सिद्ध हो जाती है अगर आप लपाट कर उधर से इधर से बताकर उल्टा सीधा बताने की कोशिश करेंगे, तो इससे जो है आपकी वीक पॉइंट बन जाता है। इस वीक पॉइंट को ना लाएं आप। कॉन्फिडेंटल जितने क्वेश्चन आपसे आते हैं कॉन्फिडेंटल आप उनका रिप्लाई दीजिए, नहीं आते तो
आई एम सॉरी, आप बोल सकते हैं कि मैं इसका आंसर नहीं दे पाऊँगा। इससे ज़्यादा इंटरव्यू में जो लोग हैं वो आपसे प्रभावित होंगे कि वो मानेंगे कि हाँ इधर उधर की बातों से मतलब नहीं, जो सॉलिड पॉइंट है उसी पर काम कर रहा है कैंडिडेट। उसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, उसके बाद बारी आती है आपकी डेमो क्लास की। तो डेमो क्लास के लिए दोस्तों, डेमो क्लास एक, मान लीजिए जो मेन इंटरव्यू है कैंडिडेट का वो डेमो क्लास है, क्योंकि डेमो क्लास से जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो आकलन करता है इस चीज़ का, टीचिंग मेथड क्या है कैंडिडेट का, राइटिंग कैसी है, और बोर्ड के पास खड़े होने का तरीका क्या है, टीचिंग मेथड आता है नहीं आता, और किस प्रकार से स्टूडेंट को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है ये कैंडिडेट या नहीं कर सकता। एज ए गुड टीचर ये स्टूडेंट्स को वेल डिसिप्लिन कर सकता है या नहीं कर सकता, और उसका स्पीक टॉकिंग वे क्या है, रीडिंग वे क्या है, टीचिंग वे क्या है, राइटिंग वे क्या है। इन सारी चीज़ों को शो करने के लिए, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन लेता है कैंडिडेट की डेमो क्लास। तो दोस्तों डेमो क्लास में मैंने अभी जैसे बताया था, इंटरव्यू देते समय इधर उधर की बात ना करें, सॉलिड जो बिल्कुल कॉन्फिडेंटल पॉइंट है उस पर वर्क करें। इसीलिए यदि आपका कहीं कोई टॉपिक वीक है, जिस सब्जेक्ट के लिए भी आप जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स के लिए जा रहे हैं तो मैथमेटिक्स में, और अदर सब्जेक्ट साइंस के लिए जा रहे हैं साइंस में, इंग्लिश के लिए जा रहे हैं तो इंग्लिश में, आपको एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए क्लास में जिसके माध्यम से क्लास के सारे स्टूडेंट्स आपके साथ जुड़ जाएं, आपकी बात को बहुत सावधानीपूर्वक सुने, और बीच बीच में आप इंटरनल क्वेश्चन जरूर पुटअप करते रहें स्टूडेंट से, ताकि जो सिलेक्शन टीम पीछे बैठी होती है उसको ये महसूस हो जाए कि वास्तव में इस कैंडिडेट के अंदर वो एबिलिटी है जो अपने सब्जेक्ट को एक अच्छे तरीके से टीच कर सकता है। डेमो क्लास आपका मेन इंटरव्यू है दोस्तों, और डेमो क्लास में आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट लॉस ना हो, विद कॉन्फिडेंटल ये मान के चलें डेमो क्लास के दौरान कि आप सिलेक्शन देने के लिए नहीं, आप सिलेक्शन लेने के लिए नहीं, आप बच्चों को टीच करने के लिए आए हैं। सिलेक्शन होना ना होना बाद की बात है, आप अपने टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करें, और उस टॉपिक को पढ़ाएं दोस्तों जिस टॉपिक पर आपकी वेल कमांड है, अच्छी कमांड है जिसके ऊपर, उस टॉपिक को आप क्लास में पढ़ाना शुरू करें और बच्चों से क्वेश्चन पुटअप करते चले जाएं साथ साथ। उसके बाद ये था आपका डेमो क्लास का मेथड। और डेमो क्लास में एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसा करते हैं दोस्तों कि पता होता है उन्हें कि कल इंग्लिश वाला टीचर आएंगे, एक इंग्लिश के लिए इंटरव्यू डेमो क्लास देने आएंगे कैंडिडेट, तो कुछ स्टूडेंट्स को बता दिया जाता है कि ये वाले क्वेश्चन आपको पुटअप करने हैं उस कैंडिडेट से, क्योंकि वो कभी कभी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो डायरेक्ट वे में बात ना करके इनडायरेक्ट वे में बात करने की कोशिश करता है। तो जो स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स बार बार हैंड रेज कर रहे होते हैं कि ये क्वेश्चन बताइए, ये बताइए, तो आप बिल्कुल पक्का और पक्का समझ लीजिए कि मैनेजमेंट ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने उस स्टूडेंट को मोटिवेट किया है इन क्वेश्चंस को पुटअप करने के लिए। उन क्वेश्चंस का आंसर रिप्लाई करने में आप सावधानी रखें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है पूरी क्लास में एक ना एक स्टूडेंट्स ऐसा बैठा होता है जिसे मैनेजमेंट ने तैयार किया होता है, और वो आपकी सारी एक्टिविटीज नोट करता है और सारे क्वेश्चन नोट करता है, कितने आपने करेक्ट आंसर दिए उन्हें भी नोट डाउन करता है, और कितने क्वेश्चंस में आप फेल हो गए जो नहीं दे पाए जिनका आंसर, उन्हें भी नोट डाउन करता है, और वो रिपोर्ट जाती है फिर एडमिनिस्ट्रेशन के पास। तो दोस्तों सेटिस्फाई करना हमारा काम है स्टूडेंट को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने की कोशिश करें आप। और यदि स्टूडेंट मोस्टली आउट ऑफ टॉपिक पूछने की कोशिश करता है तो आप ट्राई करें ज़्यादातर उसको सेटिस्फाई करने की, और अगर आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं तो उसे एक बहुत ही अच्छे तरीके से स्टूडेंट को सेटिस्फाई करें। वो तरीका ये है कि बेटा ये आउट ऑफ नॉलेज है, और ये व्हेन आई विल टीच यू इन योर क्लास तो आई विल ट्राई टू सॉल्व इट।
मैं उसके बाद कोशिश करूंगा, और लपेट कर वहाँ भी बताने की कोशिश ना करें। बिल्कुल बच्चे से बोलें कि बेटा आपका क्वेश्चन ठीक है, बट एट दिस टाइम इट हैज़ दिस टाइम आई हैव नो नॉलेज ऑफ दिस क्वेश्चन, सो आई विल ट्राई टू आफ्टर दैट। ओके, आप ये बोलें वहाँ पर। ये हो जाती है बात आपकी डेमो क्लास की। और डेमो क्लास में आपको बहुत कोशिश करनी है, बहुत सुंदर आप मेंटेन करें अपना बोर्ड, जो ब्लैक बोर्ड है या स्मार्ट बोर्ड है, साइन बोर्ड है, जो साइन बोर्ड है उसको बहुत सुंदर तरीके से मेंटेन करें आप। ऊपर बोर्ड को के लेफ्ट कॉर्नर में आप डेट एंड डे नेम राइट करना ना भूलें। सब्जेक्ट जरूर राइट करें, टॉपिक क्या पढ़ाने जा रहे हैं आप, टॉपिक भी वहाँ पर राइट करें। तो ये थी डेमो क्लास। और गाइज इसके बाद अगर जो एडमिनिस्ट्रेशन आपकी डेमो क्लास से सेटिस्फाई होगा तो उसके बाद आती है आपकी बारी सिलेक्शन की। और सिलेक्शन कहाँ पर होता है आप समझ गए होंगे, जिसके लिए हम पढ़ने लिखने के बाद भी एक बहुत थोड़े से अमाउंट पर नौकरी करने के लिए घर से चलते हैं और सिलेक्शन चाहते हैं, और वो है मेन पॉइंट सैलरी। तो सैलरी की बात की जाए तो दोस्तों देखिए, सैलरी टीचर्स की एबिलिटी पर भी निर्भर करती है, टीचर्स के एक्सपीरियंस पर भी निर्भर करती है। एक्सपीरियंस क्या है टीचर को, उसकी एबिलिटी क्या है, और ये भी निर्भर करती है। कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं दोस्तों कि वहाँ पर सैलरी कैंडिडेट को बताने की ज़रूरत ही नहीं होती, उनका अपना मानक होता है। पीआरटी में उनका एक मानक होता है और वो बता देते हैं, ऐड में ही दे देते हैं कि पीआरटी के लेवल के टीचर्स की ये सैलरी है, टीजीटी की ये है और पीजीटी की ये सैलरी है। सैलरी को ज़्यादा फोकस करने की बात नहीं होती दोस्तों, क्योंकि अगर आपके अंदर एबिलिटी है, एक्सपीरियंस है, टैलेंट है और क्लास में टीचिंग करने का मेथड है तो सैलरी तो दोस्तों पक्का और पक्का आपको अच्छी मिलेगी। सैलरी को आप ज़्यादा फोकस ना करें, बस फोकस ये करें जो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों। कुछ लोग सिलेक्शन होने के बाद, अच्छी सैलरी पर सिलेक्शन होने के बावजूद भी 100% नहीं दे पाते, बार बार छुट्टी लेते हैं, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। मैं तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों, जब हमें किसी काम पर रखा गया है तो हमें उस काम को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ निभाना चाहिए, चाहे वहाँ पर मैनेजमेंट है या नहीं है, चाहे वहाँ पर प्रिंसिपल हैं या नहीं है। क्योंकि मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, मैं ही किसी स्कूल में इंटरव्यू देने के लिए चलता हूँ और मैं इंटरव्यू में जब बात होती है सिलेक्शन पॉइंट पर हम आते हैं तो मैनेजमेंट कह रहा होता है कि हम आपको 10,000 रुपीज़ पर मंथ देंगे। मैं कह रहा होता हूँ कि मैं साहब 15,000 पर मंथ लूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं 10 और 15 के बीच में हमारा कमिटमेंट हो जाता है मैनेजमेंट से। और मान लीजिए हमारा 12,000 में, 12,000 में या 14,000 में हमारा सिलेक्शन हो जाता है, तो इसका मतलब ये ना माने दोस्तों कि ये 14,000 रुपये हमारी जेब में हर महीने आते रहेंगे और हम मौज मस्ती करेंगे। नहीं, हमें कोशिश करनी चाहिए दोस्तों कि इस 14,000 के बदले हमें 16,000 रुपये का वर्क मैनेजमेंट की नज़रों में करना चाहिए, ताकि हो सकता है नेक्स्ट सेशन में मैनेजमेंट हमारे 1,000 इंक्रीजमेंट कर दे तो हमारे 15 पर हम पहुंच जाएंगे जहां हम डिमांड कर रहे थे। लेकिन ये होगा तभी जब हमारे कार्य से, हमारे व्यवहार से, हमारे मेथड से स्टूडेंट सेटिस्फाई होंगे, मैनेजमेंट सेटिस्फाई होगा और कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन सेटिस्फाई होगा स्कूल का। तो ये काम जब हमारा सिलेक्शन हो जाए तो हमें बिल्कुल अपना जो हमारी नैतिक कर्तव्य है उस पर हमें बिल्कुल अटेंशन देना चाहिए, उससे नहीं चूकना चाहिए। और इसी गुरु मंत्र के साथ, इसी पॉइंट के साथ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी लोगों को जॉब करते हुए 20-20 साल हो गए हैं। जो इस फंडे को अपना कर चलते हैं उन्हें बार बार इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये थी सारी जानकारी। और दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो और इस वीडियो की जानकारी से आपका कहीं पर सिलेक्शन हो जाए तो आप अपने इस भाई को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। ओके बाय दोस्तों। कैसी लगी? अब थंबनेल बनाया जरा जबरदस्त, बड़ी हो गई होगी वीडियो।